नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वप्ना दीपक मदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भूटान के साथ विशेष मैत्री और सहयोग संबंधों को और मजबूत करना है। दिल्ली ब्लास्ट में I-20 कार में विस्फोट हुआ है। मामले में हर संभावनाओं की जांच की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही विस्फोट के कारणों का पता लगा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट की सूचना मिलने के तुरंत बाद मुझे फोन किया। आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई I-20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं। और दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। यह समीक्षा 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हो रही है। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। दिल्ली में बीते दिनों शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक हुंडई I-20 कार में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ कार विस्फोट के बाद तुरंत LNJP अस्पताल का दौरा किए और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर सुरक्षा एजेंसियों को त्वरित कार्य की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय और राज्य स्तर की सुरक्षा एजेंसी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रख चुकी है और दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और अस्पताल कर्मचारियों की मेहनत को भी सराहा। गृहमंत्री ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों से दूर रहने को कहा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतत निगरानी और सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली कार विस्फोट के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही राजनाथ सिंह ने दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। Heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident
that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की है। रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरी संवेदना व्यक्त की और मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि सभी जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय है और मामले की तह तक जाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा कि सरकार उनका पूरा सहयोग कर रही है। ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है और हम खुद अस्पताल गए। जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ। उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं भी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में ग्रैब थर्ड लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कल से स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन क्लास भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के आसपास के शहरों से प्रदूषण का काफी असर होता है। इसके लिए नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। स्पीड में लिया गया है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहां पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूं कि पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहां जहां भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, चीजें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है और लगातार कर रही है, आगे भी करेंगे। और पूरी आज जितने हॉटस्पॉट दिल्ली में है उन सब की जब मैंने लेआउट मांगा तो मैं ये देख रही हूं कि उन हॉटस्पॉट के आसपास ही पूरा का पूरा इतना डस्ट था, वही कच्चा एरिया, वहीं पे ही गंदगी थी। उन सबको हमने धीरे धीरे करके उसको पक्का करना, उसको साफ करना, उसमें डस्ट मिटिगेशन करना। आज पूरे के पूरे शहर में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में थी और आज जो लोग चिल्ला चिल्ला के बात करना चाह रहे हैं, परंतु दिल्ली शहर में हर चीज को पहले से बेहतरी की ओर लेकर के जाया जा रहा है। हर काम को अधिकारियों के साथ में पूरा का पूरा एक प्लान कि हर अधिकारी अपनी दिनचर्या में 1 घंटा दिल्ली शहर में सफाई के लिए उस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए वहां जाएगा, साइट पे जाके काम करेगा। हर प्रतिनिधि ये काम कर रहा है, सरकार ये काम कर रही है कि जगह जगह पे जहां कूड़े के ढेर हुआ करते थे उनको हटाने की जो प्रक्रिया बिफोर आफ्टर की फोटो के साथ में हम मंगवा रहे हैं। हर अधिकारी को शेड्यूल बनाए और टॉप के जितने अधिकारी हैं उन सब की डेली की शेड्यूलिंग की वो कहां जाएंगे, किस जगह को ऑब्जर्व करेंगे, कहां से कूड़ा बिफोर आफ्टर का फोटो खींच करके सरकारी अपने रिकॉर्ड में उसको रखेंगे।
तो ये सारे के सारे काम हैं जो हो रहे हैं और पूरी तरीके से नियमों का पालन के साथ हो रहे हैं और हर तरीके से जितने हमारे हॉटस्पॉट हैं और जितना भी सेंटर्स हैं उन सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कल की मुझे जो खबर मिली थी कि 5-6 घंटे जो उसकी रीडिंग नहीं मिल पाई थी, वो कहीं से भी दिल्ली का कोई फॉल्ट नहीं था, वो ऑल इंडिया लेवल पे था। जो ऐप उस टाइम काम नहीं करी थी, ऑनलाइन जाकर के कोई भी दिल्ली के लिए जरूर देख सकता था कि दिल्ली का रिकॉर्ड, दिल्ली की रीडिंग प्रॉपर थी, पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी और वर्केबल था पूरी जगह पर। तो हम दिल्ली की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार नियमों के साथ में सजग है और अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है। और दिल्ली लाल किला विस्फोट के बाद आईजी सीआरपीएफ राजेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की विस्फोट की आधिकारिक जानकारी देगी। सीआरपीएफ पूरी तत्परता के साथ दिल्ली पुलिस को हर आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। आईजी ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी लगातार जारी है और जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनसे दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं, दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए हैं। जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सीएपीएफ के लिए आ रही है उसको मुहैया कराया जा रहा है और आपको जो ऑफिशियल जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अभी तक सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है? वो हमारा सारी एक्सरसाइज चल रही है। अभी क्या देखा इधर आके, क्या देखा? सर एक्सप्लोजिव का कुछ पता चला है सर अभी तक एक्सप्लोजिव के बारे में? इसके बारे में आपको दिल्ली पुलिस ऑफिशियली जानकारी देगी और उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। बड़ी चूक कैसे हो गई? ये देखिए, दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल आपको जो जानकारी है उसकी तरफ से आपको दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं और जो दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए जो भी हेल्प उनको चाहिए वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी लंबित मामले में सुरेंद्र कोली की दोष सिद्धि को खारिज किया है। न्यायालय ने अपने 2011 के फैसले को वापस लिया जिसमें उसकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया था और किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार विस्फोट हुआ जिसमें हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर दमकल गाड़ियां भेजी गई। वहीं दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विस्फोटक में घायल हुए लोगों को तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी है। दिल्ली शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता कुंभ 2025 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं देश की 2 प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने अमूल को विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रखा है और दूसरा स्थान भी भारत की अपनी सहकारी संस्था इफ्को ने प्राप्त किया है। ये दर्शाता है कि आज भी सहकारिता की अवधारणा पुरानी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से ही डेयरी क्षेत्र द्वारा गांव के किसानों और गरीबों के जीवन स्तर में आए जादुई बदलाव को देखा है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए। लेकिन आज अमूल श्वेत क्रांति की जननी बन गया है। आज सहकारी, अर्बन सहकारी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नैपकब ने किया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कॉप कुंभ 25 जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का
सहकारिता कुंभ निश्चित रूप से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ आएगा, जो हमारे सेक्टर को आगे ले जाने के लिए और मजबूती से गति बढ़ाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे देश की दो जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफको दोनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफको को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से आता हूं, बचपन में छोटा सा बच्चा था तब से डेयरी सेक्टर ने गांव के किसानों को और गरीबों में क्या जादुई परिवर्तन उनके जीवन स्तर में उठाने को के लिए किया है, उसको देखा हूं। परंतु आज श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट करने का काम अमूल करती है और 24-25 में अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ को पार कर गया है। मित्रों, ये बताता है कि 36 लाख किसान हैं, जिसमें 65% से ज्यादा महिलाएं हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। वो इकट्ठा होकर 100 रुपये की पूंजी लगाकर 90,000 करोड़ के टर्नओवर का एक इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। ये बताता है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव की संभावना कितने विशाल स्तर पर है। उसी तरह से इफको भी विश्व की 2 नंबर की सहकारी संस्था बनी है, 41,000 करोड़ का टर्नओवर, और चूंकि मुनाफा करना उद्देश्य नहीं है, इसलिए 3,000 करोड़ का मुनाफा ये इफको ने दर्ज किया है। इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोसाइटी देश भर में 35,000। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।